Hello students, in today's class we will discuss chemical properties of alkyl halides or haloalkanes. Alkyl halides are highly reactive compounds. अब ये जो उनकी हाई रिएक्टिविटी आती है दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ कि कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड बन रही है दिस इज़ पोलर इन नेचर, पोलैरिटी होती है। और पोलैरिटी का रीज़न क्या होता है कि जो हेलोजन एटम अटैच्ड है कार्बन के साथ इट इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये क्या करेगा कि ये जो कोवलेंट बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, एज अ रिजल्ट ऑफ विच इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव और कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब अगर हम जो कार्बन और हेलोजन के बीच की बॉन्ड है उसकी पोलैरिटी की बात करें तो हेलोजन एटम जो हमारे पास हैं वो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो जो हमारे पास एल्काइल हेलाइड्स बन के आएंगे, अगर हम मिथाइल हेलाइड का एग्जाम्पल ले लें तो मिथाइल हेलाइड में पहला अगर हम हेलाइड की बात करें तो CH3Cl, CH3F, CH3Br और CH3I। इसमें जब हम CH3Cl से CH3I की तरफ मूव करते हैं तो जो पोलैरिटी है वो डिक्रीज़ करती है। पोलैरिटी डाइपोल मूवमेंट की वजह से रहती है और डाइपोल मूवमेंट को पता है कि हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो सबसे ज़्यादा जो डाइपोल मूवमेंट निकला वो निकला CH3Cl का और इसकी वैल्यू मिथाइल क्लोराइड में आती है 1.86 और D और CH3I की जब हम बात करते हैं तो 1.63 और D या डिबाई। तो ये पोलैरिटी डिक्रीज़ हो रही है। CH3Cl की सबसे ज़्यादा है, उसके बाद मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड और मिथाइल आयोडाइड। तो अगर पोलैरिटी डिक्रीज़ कर रही है मिथाइल क्लोराइड से मिथाइल आयोडाइड की तरफ, इट मीन्स जो सबसे ज़्यादा पोलर नेचर आएगा वो C और Cl के बीच की बॉन्ड का पोलर नेचर होगा। तो अगर पोलैरिटी डिक्रीज कर रही है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि जो रिएक्टिविटी का एक्सपेक्टेड ऑर्डर है वो भी यही होना चाहिए, ठीक है। पोलैरिटी डिक्रीजेस और रिएक्टिविटी की बात करें एंड रिएक्टिविटी ऑल्सो डिक्रीजेस, ठीक है। लेकिन ये एक्सपेक्टेड है कि पोलैरिटी के बेसिस पे ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन होता इसका ऑपोजिट है। जब हम रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करते हैं, एक्चुअल ऑर्डर of reactivity of alkyl halides, तो जो ऑर्डर हमारे पास आता है वो है एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है और I, देन RBr, RCl और RF। ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। दैट मीन्स रिएक्टिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम एल्काइल आयोडाइड से एल्काइल फ्लोराइड की तरफ डिक्रीज करती है। अब ये डिक्रीज करने का रीज़न क्या है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जब हम इधर से इधर की तरफ मूव करते हैं तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज करती है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीजेस, डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीजेस। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्यों डिक्रीज करेगी? वो इसलिए क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाती है एज बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जब एक्सपेरिमेंटली निकाली गई तो RI की सबसे कम आई, और R में भी अगर हम बात करें तो C के साथ अटैच्ड होगा बेसिकली ये कार्बन के साथ, उसकी सबसे कम आ रही है। और जो CF है उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई होती है। मतलब इसको अगर हम लिखना चाहें तो दिस कैन बी C और I के बीच के बॉन्ड की बात हो रही है, यहाँ C और Br के बीच के बॉन्ड बात हो रही है, ये CCl है और ये CF है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी CI की सबसे कम होने की वजह से जो C और I के बीच का बॉन्ड होगा वो ईजिली ब्रेक हो जाएगा। और अगर बॉन्ड ईजिली ब्रेक हो रहा है इसका मतलब जो रिएक्टिविटी होगी वो रिएक्टिविटी हाईएस्ट जो होगी वो CI के केस में होगी, या आयोडाइड्स जो बन के आ रहे होंगे आयोडाइड्स के केस में होगी। अब जब हम एल्काइल हेलाइड्स की बात करते हैं तो एल्काइल हेलाइड्स हमें 4 तरह की इंपॉर्टेंट रिएक्शन देते हैं। वो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस क्या हैं? एक है हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसको हम SN रिएक्शन भी कहते हैं। फिर है हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन, देन रिडक्शन की रिएक्शन है और रिएक्शन विद मेटल्स। ये 4 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
तो जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है इसमें से जो पहली कैटेगरी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको जब हम लिखते हैं तो हम लिखते हैं पहले एस लिखते हैं और फिर सब स्क्रिप्ट में आता है एन। तो ये एस एन रिएक्शन कहलाती है और हमें दो तरह की एस एन रिएक्शन पढ़ना है, SN1 एंड SN2 रिएक्शन, जिसका हम बेसिक्स जो हैं वो GOC में, जो हमने 11th क्लास में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी थी, हम उसमें पढ़ चुके हैं। देन एलिमिनेशन रिएक्शन आती है। एलिमिनेशन में भी हम एग्जाम्पल्स पढ़ चुके हैं। जब हमने एल्कीन्स पढ़े थे तो हमने बात करी थी कि एल्काइल हैलाइड्स में डीहाइड्रो हैलोजिनेशन किस तरह से होता है। देन रिडक्शन की रिएक्शंस हैं और रिएक्शन विद मेटल हैं। इन्हीं रिएक्शन को हमें डिटेल में 1 by 1 डिस्कस करना है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो एक एग्जाम्पल के साथ अगर जनरलाइज फॉर्म में हम लिखें, ये हमारे पास एक एल्काइल हैलाइड है, हमने कहा RX, राइट। इसमें जो कार्बन होगा इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और X के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़, अगर वो इसके ऊपर अटैक करे तो न्यूक्लियोफाइल को हम लिखते हैं NU। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ है, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ है, तो हमने दिखा दिया ये न्यूक्लियोफाइल है। अब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और क्या करेगा, इस एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच्ड हो जाएगा। ये न्यूक्लियोफाइल जो है यहाँ X यानी हेलोजन के ऊपर या हेलाइट के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसमें भी अगर हम देखें तो जो X माइनस हमारा आएगा वो भी एक न्यूक्लियोफाइल है, तो जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो उससे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और जब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करता है तो एक हमारे पास नया ये कंपाउंड बन के आ गया, ये न्यूक्लियोफाइल इसके साथ अटैच्ड हो गया और जो हेलोजन एटम है, जो हेलाइड आयन है, वो यहाँ से निकल जाएगा और इसको हम बोलते हैं यहाँ पे लीविंग ग्रुप। ये लीविंग ग्रुप आ जाएगा। कुछ इस तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। एक न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, हेलाइड आयन को वहाँ से डिस्प्लेस करके उसकी पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है और एल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। तो ऐसी सारी रिएक्शन जिसमें एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल डिस्प्लेस करता है वीकर न्यूक्लियोफाइल को, यानी सच रिएक्शंस इन विच अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल डिस्प्लेसेस द वीकर न्यूक्लियोफाइल, दे आर कॉल्ड SN रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर हम इसी को एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखें तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये C2H5Br है, इसको हम बोल रहे हैं इथाइल ब्रोमाइड, और इसके ऊपर OH माइनस जो एक न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कर रहा है, तो वी विल गेट, ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, C2H5 के साथ अटैच्ड हो जाएगा और वी विल गेट C2H5OH, एक अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा, इथेनॉल बन के आ रहा है। और प्लस यहाँ पे जो लीविंग ग्रुप होगा वो होगा ब्रोमाइड आयन जो यहाँ से निकल जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे ये हमारा लीविंग ग्रुप है। तो ये रिएक्शन आ रही है जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। हाइड्रोलिसिस हो रही है एल्काइल हैलाइड की और अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। अब ये जो हमारी SN रिएक्शन है, हमने बात करी थी कि दो तरह की हैं, एक्चुअली 4 हैं, लेकिन हमें अपने 12th क्लास में 2 ही तरह की रिएक्शन पढ़नी है। रिएक्शन जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो SN रिएक्शन भी हो सकती है, SN2 रिएक्शन होती है, SNI रिएक्शन है और SNAR रिएक्शन है। अब SN1 का मतलब क्या है, SN में तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, तो ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और 1 जो है वो यहाँ पे है यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर। इसी तरह जब हम SN2 की बात करते हैं तो ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मोलिकुलर रिएक्शन, और SNI की जब बात करते हैं तो यहाँ पे SN तो आएगा ही आएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और I है इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस की बात होती है। और SNAR में भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो है ही है, SN तो आ ही जाएगा, और AR स्टैंड्स फॉर एरोमेटिक। लेकिन हमें अपने क्लास 12th NCERT सिलेबस के हिसाब से SN1 और SN2 की ही बात करनी है। अब हम पहले SN1 रिएक्शन डिस्कस करते हैं, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन।
केमिकल काइनेटिक्स आप पढ़ चुके हैं, यूनिमोलिकुलर बाईमोलिकुलर की, यानी मॉलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की वहाँ पे बात हुई है। यूनिमोलिकुलर का मतलब होता है जब एक सिंगल मॉलिक्यूल रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में प्रेजेंट होता है तो उस रिएक्शंस को हम बोलते हैं यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। तो यहाँ पे भी जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है यूनिमोलिकुलर फॉर्म में, तो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन का मतलब होगा जो रेट ऑफ द रिएक्शन होगा दैट विल डिपेंड ओनली ऑन वन मॉलिक्यूल, या फिर हम ये भी कह सकते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। अगर हम इस रिएक्शन को देखें यहाँ पे, तो ऑर्गेनिक रिएक्शन में हमने पहले भी बोला है कि हमारे पास सबस्ट्रेट होता है और रिएजेंट होता है। तो यहाँ पे जो इथाइल ब्रोमाइड है ये बेसिकली सबस्ट्रेट है, और जो हमने यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल रखा है ये कहाँ से आ रहा होगा, रिएजेंट से आ रहा होगा, रिएजेंट से, राइट। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन में जो रेट ऑफ द रिएक्शन होगा, जब हम रेट ऑफ द रिएक्शन लिखते हैं तो रेट इज इक्वल टू के, और यहाँ पे आ जाएगा रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, और सबस्ट्रेट हमारा क्या है, एल्काइल हैलाइड। तो रेट ऑफ द रिएक्शन सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। और इसका एग्जाम्पल यही हो सकता है जो भी हमने ऊपर रिएक्शन डिस्कस करी थी, हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, जो यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। SN1 और SN2 में क्या बेसिक सा डिफरेंस होता है, तो SN1 रिएक्शन जो हमारी होगी उसमें 2 स्टेप्स आते हैं, 2 स्टेप्स होंगे, यानी एक स्टेप में हमारा एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन के आता है कार्बोकेटाइन, और दूसरे स्टेप में हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन के आता है। तो जब भी मैकेनिज्म प्रोसीड करेगी तो 2 स्टेप्स होंगे, लेकिन जब आप SN2 रिएक्शन देखेंगे तो SN2 रिएक्शन हमारी सिंगल स्टेप में ही कंप्लीट हो जाती है। तो अभी जो हम SN1 रिएक्शन की बात कर रहे हैं, इसमें अगर हम मैकेनिज्म की बात करें कि मैकेनिज्म किस तरह से चलती है, मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म में 2 स्टेप्स आएंगे, 2 स्टेप्स आर इन्वॉल्व। पहले स्टेप में क्या होगा, हमारा स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। किस तरह से स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेंगे, तो अगर हम इसको इस तरह से लिखें, ये R और X है, ये बॉन्ड टूट जाएगी, ये बॉन्ड का क्लीवेज कुछ इस तरह से होगा, एक हेट्रोलिटिक फिशन होगा, राइट। और यहाँ पे हमारे पास आएगा R+, जिसको हम बोल रहे हैं कार्बोकेटाइन, प्लस X-। यही रिएक्शन मैकेनिज्म का स्लोएस्ट स्टेप या स्लो स्टेप होगा, और जो स्लो स्टेप होता है उसी को हम बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा रिएक्शन मैकेनिज्म का। इसको अगर हम एक एग्जांपल के फॉर्म में लिखें, फॉर एग्जांपल अगर हमने कहा कि हम यहाँ पे टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड ले लें, टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड यानी कि जो हेलोजन एटम है वो ऐसे कार्बन के साथ लगा होगा जो टर्शरी इन नेचर होगा, ये आ गया टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर, राइट। अब ये न्यूक्लियोफाइल के इन्फ्लुएंस से क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगी और जो हेलोजन एटम है वो अलग हो जाएगा और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। ये कार्बोकेटाइन बन के आ गया, कार्बन के ऊपर यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा और ये X जो है यहाँ से निकल गया, राइट। अब ये हमारा क्या हो रहा है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। और कैसा कार्बोकेटाइन है, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन या टर्शरी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। और सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बोकेटाइन पे और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। यानी जो सेकेंड स्टेप आएगा वो आएगा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल का अटैक। तो हम कार्बोकेटाइन बना लेते हैं, टर्शरी कार्बोकेटाइन जो भी हमने बनाया था, ये आ गया टर्शरी कार्बोकेटाइन, और इसके ऊपर जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कर रहा है OH माइनस, एंड वी विल गेट दिस प्रोडक्ट। तो एल्काइल हैलाइड्स आर कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल्स। अब यहाँ पे हम वाटर बेसिकली यूज़ करते हैं, और वाटर जो है वो एज अ सॉल्वेंट भी यहाँ पे यूज़ होता है और एज न्यूक्लियोफाइल भी इस रिएक्शन के लिए। वाटर यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की तरह है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और यही पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो हैं वो हेल्प करते हैं, हेल्प इन ब्रेकिंग द बॉन्ड, breaking the bond between carbon and halogen atom,
अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की जब हम बात करते हैं तो पोलर, यहाँ पे पोलर का मतलब क्या है, जैसे वाटर हमारा क्या है, पोलर इन नेचर होता है, पोलर कंपाउंड होता है, इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो बहुत ही हाई होता है। और हमने पहले भी बात करी है कि वाटर का रोल क्या है, या ऐसा कोई भी सॉल्वेंट जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत हाई हो, वो क्या करता है, आयंस के बीच के जो अट्रैक्शन है उनको कम कर देता है। जब हमने C और X के बीच के बॉन्ड की बात करी थी तो हमने कहा था वो क्या है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और X के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, बॉन्ड पोलर इन नेचर है। तो जितने भी पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं, जैसे कि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज़्यादा हाई है, तो ये क्या करेगा, ये अट्रैक्शंस जो आ रहे हैं कार्बन में और हेलोजन एटम में, ठीक है, उसको ब्रेक करता है। और कैसे ब्रेक कर पाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट काफ़ी हाई होता है। और जब हम इसमें प्रोटिक की बात करते हैं, प्रोटिक, तो बिकॉज ऑफ द प्रोटिक प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, जो क्लोराइड आयन है ये डू नॉट गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स कार्बोकेटाइन। अदरवाइज होगा क्या कि कार्बोकेटाइन भी पॉजिटिवली चार्ज है और हेलोजन तो होते ही हैं, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी हाई होती है, राइट। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में भी अट्रैक्शन होना चाहिए। तो बिकॉज ऑफ द protic property of the solvent, the carbocation do not get attracted towards halogen atom and they get easily attacked by the nucleophile. तो ये जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है उसमें पोलर और प्रोटिक दोनों का मीनिंग हमने समझ लिया। पोलर प्रोटिक की मीनिंग भी लिख दी कि पोलर नेचर क्या करेगा सॉल्वेंट का, अट्रैक्शन को ब्रेक करता है कार्बन और हेलोजन के बीच के। और जो प्रोटिक प्रॉपर्टी है वो क्या करेगी, हेलाइड आयन को या जो क्लोराइड आयन है उसको अट्रैक्ट नहीं होने देगी टूवर्ड्स कार्बोकेटाइन। और जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करेगा, ईजिली अटैक कर सकेगा कार्बोकेटाइन के ऊपर। बेसिकली होता क्या है, हेलाइड आयन को जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो चारों तरफ से घेर लेते हैं, और जब वो चारों तरफ से घिरा होगा तो वो अट्रैक्ट हो ही नहीं पाएगा कार्बोकेटाइन की तरफ। और इससे क्या होगा, जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा वो बहुत ईजी हो जाएगा, और न्यूक्लियोफाइल ईजिली कार्बोकेटाइन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करके कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेगा या अल्कोहल्स का फॉर्मेशन कर लेगा। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के और एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, मिथेनॉल हो सकता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की अगर हम बात करें तो वाटर तो है ही है, इसके अलावा मिथेनॉल हो सकता है CH3OH, इथेनॉल हो सकता है C2H5OH, या फिर एसिटिक एसिड, राइट। ये सारे के सारे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन इन सब में जो सबसे हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो वाटर का ही होता है। तो वाटर को बेस्ट सॉल्वेंट कंसिडर किया जाता है। अब जब हम SN1 की रिएक्टिविटी की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब हम SN1 की रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो SN1 की रिएक्टिव कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है। यानी जो रेट ऑफ द रिएक्शन होगा वो किसके लिए हाईएस्ट आएगा, स्टेबल कार्बोकेटाइन के लिए। स्टेबल कार्बोकेटाइन के लिए सबसे ज़्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ द रिएक्शन ऑफ SN1 रिएक्शन। और जब हम स्टेबिलिटी में बात करते हैं तो हमें पता है टर्शी कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो अगर हमारे पास टर्शी कार्बोकेटाइन है, हमारे पास सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है और हमारे पास प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, तो उसमें से कौन अच्छी SN1 रिएक्शन देंगे, तो टर्शी कार्बोकेटाइन सबसे अच्छी SN1 रिएक्शन देंगे, क्योंकि रेट ऑफ द रिएक्शन जो है उसी में ज़्यादा होगा, राइट। तो उसी चीज़ को हम लिख लेते हैं। So the reactivity of SN1 reaction depends on the stability of carbocation and rate of the reaction is highest for stable carbocation. तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, stability of carbocation, stability of carbocation is directly proportional to rate of reaction, जिसको हम शॉर्ट में ROR भी बोलते हैं, जो हमने यहाँ पे लिखा है, rate of the reaction of SN1, राइट। तो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा कार्बोकेटाइन उतना ज़्यादा अच्छी रिएक्शन चलेगी या SN1 को प्रेफर करेगी। तो हम ये भी बोल सकते हैं टर्शरी कार्बोकेटाइन में अगर हम बात करें तो SN1 बहुत अच्छा होगा कंपैरेटिवली सेकेंडरी के और उसके बाद प्राइमरी के। रीज़न क्या है, टर्शरी कार्बोकेटाइन में जो है वो कार्बोकेटाइन या कार्बन जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो जहाँ पे भी टर्शरी कार्बोकेटाइन होगा रिएक्शन में और अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे SN1 चलनी है या SN2 चलनी है, तो आपको यही देखना है कि अगर वहाँ पे कार्बोकेटाइन स्टेबल बन के आ रहा है, टर्शरी बन के आ रहा है, तो आप SN1 रिएक्शन की ही बात करेंगे, क्योंकि वो पर्टिकुलर रिएक्शन जो है वो SN1 का पाथ ही फॉलो करेगी या SN1 को ही प्रेफर करेगी। सेकेंड हमारे पास टाइप है SN2 रिएक्शन। अब SN2 को हम देखिए रिवर्स ऑर्डर में पढ़ेंगे। 2 इज़ फॉर बाईमोलिकुलर, N इज़ फॉर न्यूक्लियोफिलिक और S इज़ फॉर सब्स्टिट्यूशन। तो दिस इज बेसिकली बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
इसमें जब हम बायोमोलिकुलर में बात करते हैं तो इसका मतलब जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो दो मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करेगा, या फिर ये कहें कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो जो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन है उस पर भी डिपेंड करेगा, यानी हेलो एल्केन के कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा, और साथ ही साथ जो न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन है उसके कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, राइट। और ऐसी रिएक्शन को बेसिकली हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस भी कहते हैं। SN1 रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है यूजुअली, और ये रिएक्शन जो होंगी वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो इसमें जो रेट ऑफ द रिएक्शन है, rate of reaction, that is directly proportional to the concentration of substrate as well as the concentration of nucleophile, राइट, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। रेट के लिए हम बात करें तो RB या K लिख लिया हमने, रेट इज इक्वल टू, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो K आ गया, और सबस्ट्रेट हमारा क्या होगा, एल्काइल हैलाइड, और न्यूक्लियोफाइल आ गया। न्यूक्लियोफाइल यानी कि जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर और नेगेटिव चार्ज होगा उस पर भी डिपेंड करेगा। और इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल ये है हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल क्लोराइड, हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल क्लोराइड CH3Cl, जिससे मिथेनॉल बन के आएगा जब हम हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस करेंगे। जो न्यूक्लियोफाइल होगा OH माइनस होगा, वो क्या करेगा, कार्बन के ऊपर या जो कार्बन पॉजिटिवली चार्ज होगा, ये कार्बन पोलर नेचर होने की वजह से यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा, न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, क्लोरीन एटम को रिप्लेस कर देगा, और OH बॉन्ड कार्बन के साथ जुड़ जाएगा तो अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो रिएक्शन है मिथाइल क्लोराइड की हाइड्रोलिसिस, ये SN2 रिएक्शन को या SN2 रिएक्शन के पाथ को फॉलो करती है, ठीक है। SN1 में हमने बात करी थी कि रिएक्शन जो है वो SN1 प्रेफर करती है जब उसमें स्टेबल कार्बोकेटाइन बन के आता है, और SN1 रिएक्शन जो है वो 2 स्टेप्स में होती है। लेकिन SN2 रिएक्शन में पॉइंट नंबर 1 ये है कि रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट होगी, इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट भी बनेगी। जो ट्रांजिशन स्टेट में हम दोनों चीज़ें दिखाएंगे कि न्यूक्लियोफाइल अटैक भी कर रहा है और लिविंग ग्रुप जो है वो छोड़ के भी जा रहा है। तो पार्शियल बॉन्ड्स बना के दिखाते हैं, डॉट्स से बॉन्ड्स बना के दिखाएंगे हम, विद द हेल्प ऑफ डॉट्स बॉन्ड्स बन के आएंगी हमारी। कौन सी रिएक्शन SN2 रिएक्शन देना प्रेफर करती हैं, राइट। तो जब हम इसमें न्यूक्लियोफाइल के अटैक की बात करते हैं तो कार्बन जितना कम क्राउडेड होगा, यानी कार्बन पे जितनी कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, उतना अच्छा SN2 रिएक्शन आएगा। तो हम अभी ऑर्डर की भी बात करेंगे कि किस तरह का ऑर्डर आता है जब हम SN2 की रिएक्टिविटी की बात करते हैं। पहले हम इसकी मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी मैकेनिज्म क्या है। ये रिएक्शन जो है वो सिंगल स्टेप में ही कंप्लीट हो जाती है। जैसे हमने यहाँ पे बात करी, मिथाइल क्लोराइड अगर हमारे पास है तो ये मिथाइल क्लोराइड है, ये हमने इसका स्ट्रक्चर बना लिया, 3 हाइड्रोजन इसके साथ लगे हुए हैं, और ये Cl है, राइट। अब जो OH माइनस है हमारा न्यूक्लियोफाइल जो है वो कार्बन के ऊपर इधर Cl लगा हुआ है, तो जिधर Cl लगा होगा उसके बैक साइड से अटैक करता है। ये कुछ इस तरह से हम बना के दिखाते हैं, ये बैक साइड से अटैक कर रहा है। तो एक ही टाइम पे क्या हो रहा है, OH माइनस अटैक भी कर रहा है, और उसके अटैक करने से, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने से ये Cl जो है इसको छोड़ भी देगा। लिविंग ग्रुप जो है वो यहाँ पे Cl आ जाएगा या Cl माइनस के फॉर्म में ग्रुप छोड़ेगा, तो एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है जिसको हम कुछ इस तरह से दिखाते हैं। ये तो आ गए तीनों हाइड्रोजन, और जो OH होगा वो भी क्या होगा, डॉटेड डॉटेड लाइन के साथ पार्शली इसके साथ जुड़ा होगा। इधर Cl आ जाएगा जिसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, और इधर से ये OH ने अटैक किया जो इसके साथ जुड़ गया, और फाइनली होगा क्या कि ये Cl यहाँ से पूरा का पूरा निकल जाएगा। लेकिन ये जो स्टेट बन के आती है SN2 रिएक्शन में, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट है, राइट। अब इस ट्रांजिशन स्टेट को अगर हम ध्यान से देखें तो अगर सपोज ये कार्बन जिसके ऊपर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था, राइट, इसके साथ अगर बहुत यहाँ पे बल्की ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है ना, मिथाइल, इथाइल, फिनाइल, ऐसे कुछ बल्की ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये बल्की ग्रुप क्या करेंगे, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने ही नहीं देंगे। न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो क्या करेंगे, इस कार्बन को बिल्कुल क्राउडेड कर देंगे, और जब कार्बन क्राउडेड हो जाता है, उस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक पॉसिबल नहीं हो पाता, तो उसको हम केमिस्ट्री में बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। तो कार्बन पे जितना कम क्राउड होगा, जितने कम बल्की ग्रुप लगे होंगे, या फिर ये कहें जितनी कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल का अटैक आता है,
तो यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कोई भी बल्की ग्रुप नहीं है, हाइड्रोजन वैसे ही बहुत छोटा होता है साइज में, तो न्यूक्लियोफाइल बहुत इजीली यहाँ पे अटैक करेगा। और ये स्टेट जो विद इन स्क्वायर ब्रैकेट हम बना रहे हैं, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। और इसके बाद हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन के आ जाएगा, और फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, ये कार्बन, ये इसके साथ 3 हाइड्रोजन, और ये OH ग्रुप इसके साथ जुड़ गया, जिसको हम और क्या लिख सकते हैं, CH3OH, यानी कि मिथेनॉल का फॉर्मेशन हुआ। और यहाँ से क्या होगा, जो Cl होगा वो Cl यहाँ से निकल जाएगा, लिविंग ग्रुप जो है वो यहाँ पे Cl आ रहा है। तो क्या क्या चीज़ें हमने SN2 के लिए इंपॉर्टेंट समझी। नंबर 1, SN2 रिएक्शन बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, तो जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे ही डिपेंड करना है, राइट। पॉइंट नंबर 2 कि जब हम SN2 मैकेनिज्म की बात करते हैं तो ये रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में प्रोसीड करती है और इसमें ट्रांजिशन स्टेट बन के आती है। जो न्यूक्लियोफाइल है वो कभी भी उधर से अटैक नहीं करेगा जिधर हमारा हेलोजन आटम प्रेजेंट है, वो उसके बैक साइड से कार्बन पे अटैक करता है और उसके साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, राइट। और उस स्टेट को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। पॉइंट नंबर 3, कार्बन पे जितना कम भीड़ भाड़ होगी, यानी जितना कम क्राउडीनेस होगी, जितना कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, राइट। तो ऐसे सारे के सारे रिएक्शंस जिसमें ऐसे क्राउडीनेस कम आ रही है वो क्या करेंगे, SN2 पाथ को फॉलो करते हैं। अब जब मैकेनिज्म है तो इसमें एक स्लो स्टेप और एक फास्ट स्टेप होना चाहिए, यहाँ तो सिंगल स्टेप में ही हो रहा है। तो स्लो और फास्ट क्या होगा, कि जो OH माइनस यहाँ पे अटैक कर रहा है, ये वाला स्टेप हमारा स्लो स्टेप आता है, जिसके बाद ये हमारी ट्रांजिशन स्टेट बनती है। और जैसे ही ट्रांजिशन स्टेट बन के आती है उससे हमारे फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जो होता है वो फास्ट स्टेप कहलाता है। बॉन्ड टूट जाएगी, क्लोराइड अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। किस तरह के एल्काइल हैलाइड SN2 रिएक्शन प्रेफर करते हैं, तो हमने कहा ऐसे सारे जिसपे कार्बन पे कम से कम क्राउड हो, स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो। तो जितने भी प्राइमरी हेलो एल्केन्स होंगे वो सारे के सारे SN2 मैकेनिज्म फॉलो करते हैं या SN2 रिएक्शन देते हैं, राइट। सेकेंडरी हेलो एल्केन कैसे देंगे, तो सेकेंडरी हेलो एल्केन्स SN1 भी दे सकते हैं, SN2 भी दे सकते हैं। किस पे डिपेंड करेगा, रिएक्शन की कंडीशंस पे डिपेंड करेगा। लेकिन अगर हमारे पास टर्शरी हैं, टर्शरी अगर हेलो एल्केन्स हमारे पास हैं, तो वो कभी भी क्या करेंगे, SN2 तो नहीं देंगे, क्योंकि उसमें टर्शरी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होना है, स्टेबल कार्बोकेटायन का, तो वो SN1 रिएक्शन को फॉलो करते हैं। तो SN1 रिएक्शन हमेशा फेवर होगी बाय द स्मॉल ग्रुप्स ऑन द कार्बन एटम्स। जितने कम से कम ग्रुप लगे हुए हैं इस कार्बन एटम के साथ, वो क्या करेंगे, सभी SN1 पाथ को फॉलो करते हैं, SN2 पाथ को फॉलो करते हैं। अब अगर हम SN2 के ऑर्डर की बात करें तो SN2 का ऑर्डर क्या होना चाहिए, जस्ट रिवर्स ऑफ SN1 रिएक्शन होता है, यानी मिथाइल, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी और उसके बाद टर्शरी हमारे आएंगे। तो जो सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं SN2 मैकेनिज्म देना, वो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स प्रेफर करते हैं। तो SN1 और SN2 की जो समरी निकली है उसी से ही आपको बोर्ड में क्वेश्चन मिलेगा। जब हम टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स की बात करते हैं तो टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स undergoes SN1 mechanism या SN1 reaction, SN1 पाथ को फॉलो करते हैं, राइट। और जो प्राइमरी एल्काइल होंगे, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स जो होंगे, दैट विल अंडरगो SN2 मैकेनिज्म, राइट। और सेकेंडरी के लिए, एलाइलिक के लिए हमने बात कर ली कि किस तरह से होगा। सेकेंडरी की बात करें तो SN1 SN2 दोनों हो सकता है, रिएक्शन कंडीशन पे डिपेंड करेगा। अभी हमें इसमें और भी बातें करनी है, SN1 और SN2 की स्टीरियो केमिस्ट्री या स्टीरियो केमिकल एक्सपेक्ट की भी बात करनी है, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।